मोदी विरोधी इंडिया बचा भी है क्या? कांग्रेस जिद पर अड़ी, विपक्ष धराशायी। दीदी का संदेश खाली, दिल्ली तक खलबली। बंगाल के संदेश खाली का राज एनआईए करेगी पर्दाफाश। तो आज की 40 खबरों के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के डिटेल पड़ताल का। मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन बचा भी है क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से जैसी खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं, वो ये साफ इशारा कर रही हैं कि अब इंडिया अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी सियासी पारा चरम पर है। बीजेपी के नेता संदेश खाली पहुंच चुके हैं, दीदी को घेरने में जुट गए हैं। दीदी झुकने को तैयार नहीं है और इस मुद्दे पर बंगाल से दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। संदेश खाली पर सियासी खलबली की पूरी पड़ताल करेंगे और दोनों ही खबरों की सियासी नब्ज टटोलने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ होंगे, संजय त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और अभिषेक उपाध्याय भी न्यूज रूम से हमारे साथ होंगे। जब तक ये सब मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़ी खबर आ गई है, वो आपको मैं बता देता हूं। इसी से शुरुआत कर लेते हैं आज के बुलेटिन की। यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी की सियासत में हलचल मचने की खबर है। राजा भैया और एसपी में गठबंधन की बातचीत है। सूत्रों के मुताबिक राजा भैया से 5 सीट पर बातचीत है। राजा भैया से मिले हैं एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और इस खबर को विस्तार देने के लिए अभिषेक उपाध्याय के पास लिए चलते हैं। अभिषेक, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है 24 के चुनाव से पहले? की सियासत में राजनीतिक हलचल मचाने वाली खबर है। देखिए, राजा भैया का जो प्रभाव है उनकी पार्टी का, वो सिर्फ प्रतापगढ़ में ही नहीं है बल्कि प्रतापगढ़ के आसपास प्रयागराज की बात करें, कौशाम्बी की बात करें और यहाँ तक बुंदेलखंड की भी कुछ सीटें हैं जहां पर उनकी पार्टी का प्रभाव माना जाता है। सुल्तानपुर में भी राजा भैया की पार्टी के असर की बात सामने। और ऐसे में राजा भैया की मुलाकात होना समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से ये बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि राजा भैया की जो राजनीतिक ताकत है, उस राजनीतिक ताकत के साथ में समाजवादी पार्टी गठजोड़ की तैयारी कर रही है। और हमारी जानकारी यह है विवेक कि 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर की बातचीत हो रही है। अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उसका आधार है कि राजा भैया का अपने दम पर सीटें जिताने की क्षमता। जिस तरह से वो उन्होंने प्रतापगढ़ की सीट, प्रतापगढ़ की और उसके आसपास की सीटें और जो असर है, और फिर राज्यसभा के चुनाव भी हैं, कई सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए, बात समझना होगा, स्थानीय प्रभाव है वो है राजा भैया का। और जो गठबंधन की कोशिशें चल रही हैं तमाम पार्टियों को साथ में लेने की, उसमें समाजवादी पार्टी और जनसत्ता दल जो राजा भैया की पार्टी है उसके बीच का जो गठजोड़ है वो यूपी की राजनीति में एक बड़ी राजनीतिक हलचल मचा सकता है। विवेक, और वो कौन कौन सी 5 सीटें हो सकती हैं, इस बारे में कोई जानकारी है क्या अभिषेक? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सुल्तानपुर का, मैंने एग्जाम्पल दिया सुल्तानपुर में भी राजा भैया की पार्टी ने अपनी तैयारी कर रखी है। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं वहां तैयारी है। प्रतापगढ़ उनकी सीट है जिस पर कि वो कुंडा से वो विधायक है, प्रतापगढ़ में काफी मजबूत हैं। कौशाम्बी में भी उनकी पार्टी की पूरी तैयारी है। उसके अलावा बुंदेलखंड महत्वपूर्ण है। देखिए, बुंदेलखंड में भी कुछ सीटें हैं जहां पर कि उनकी तैयारी है। ये सारी तैयारियां हैं। और देखिए, हमारे साथ में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अक्षय प्रताप सिंह जो एमएलसी हो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय जी नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूं। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि जिस तरह से जनसत्ता दल यूपी की राजनीति में तैयारी कर रहा है, अपनी प्रेजेंस को अच्छा करने की, कुछ ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की, और जिस तरह से राजा भैया लगातार दौरे कर रहे हैं अलग अलग जगहों के अपनी प्रेजेंस को पार्टी के बढ़ाने के लिए, ऐसे में ये जो मुलाकात है नरेश उत्तम पटेल की और राजा भैया की, इस मुलाकात का आप क्या असर देखते हैं यूपी की सियासी फिजाओं में? अक्षय जी। लेकिन ये जो मुलाकात की बात है, तो मुलाकात तो सभी दल से होती रहती है, बातचीत होती रहती है। अब जैसा आपसे पता चला, लेकिन हम तो बाहर हैं, अभी जानकारी हम क्षेत्र में है, लेकिन स्वाभाविक बात है कि जो भी पार्टी बनाएगा वो अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करेगा। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? अक्षय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
कट गई थी बीच में। और हाँ देखिए, मेरा एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि समाजवादी पार्टी का और राजा भैया का एक पुराना रिश्ता रहा है, एक पुराने राजनीतिक रिश्ते रहे हैं, ये हम जानते हैं, और उसका यूपी की राजनीति में असर भी देखा गया है। इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हम लोगों को बहुत पुराने संबंध रहे हैं, बहुत पुराने संबंध रहे हैं, और ऐसा कोई खटास भी हम लोगों के बीच में नहीं है, और कभी राजनीतिक उसमें किसी से इतनी दूरी नहीं होती है, किसी से राजनीति में कभी भी किसी से संबंध हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अक्षय प्रताप सिंह। तो अक्षय प्रताप सिंह एमएलसी हैं। विवेक, देखिए ये बात ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो बात ये कह रहे हैं कि अच्छे रिश्ते रहे हैं, ये उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी से, और ये भी कहा है कि अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। तो ये दोनों ही जो बातें उन्होंने कही हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बड़ी अपडेट जानिए कि 24 के चुनाव से पहले इंडिया बिखरा है। यूपी में कांग्रेस एसपी में अलायंस टूटने की ओर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया। अब भी 80 सीटों पर तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है समाजवादी पार्टी। और इस खबर को विस्तार देने के लिए संजय त्रिपाठी के पास हम आपको लिए चलेंगे। संजय, कौन से कारण थे जिस पर बात नहीं बन पाई? 3 प्रमुख कारण थे विवेक। पहला तो जो इस वार्ता में अहम रोल निभा रहे थे मुकुल वासनिक, उनको इस वार्ता से अलग कर लिया गया, जिसके बाद से लगातार दोनों दलों के बीच में खटास बढ़ती रही। इसके अलावा दूसरा जो बिंदु था कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले 11 सीटों का ऑफर कांग्रेस पार्टी को किया था। आपने देखा था किस तरह से मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर के अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में तनातनी हुई थी। बावजूद उसके अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए यहाँ 11 के बजाय 17 सीटों तक बातचीत तय कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद 3 और सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से मुरादाबाद मंडल की जाने लगी, जिसके बाद में ये बातचीत आगे बढ़ नहीं पा रही है। तीसरा जो सबसे अहम कारण और है और आज का डेवलपमेंट है, हमारे सोर्सेज समाजवादी पार्टी के बता रहे हैं कि राहुल गांधी जब आज लखनऊ पहुंच रहे थे अपनी न्याय यात्रा को लेकर के, तो अखिलेश यादव की तरफ से पहल की गई थी कि दोनों नेताओं की मुलाकात करा दी जाए, लेकिन व्यस्तता के चलते उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया गया, ऐसा हमारे सोर्सेज का दावा है। और ये तीसरा जो बिंदु था, जो तीसरा अहम विषय था, इसको लेकर के नाराजगी बेहद पनप गई है और इन दोनों दलों के बीच में जो गठबंधन की बातचीत हो गई थी वो लगभग टूट गई है, जो सूत्रों का दावा है। हालांकि इसका अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। व्यस्तता किसकी थी? राहुल गांधी की व्यस्तता थी या फिर अखिलेश की व्यस्तता थी? देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से तो वक्त ही मांगा गया था राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी की व्यस्तता राहुल गांधी की ओर से बताई गई थी कि उनके पास और अब अभी ये खटास सामने आ गई। आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन से क्षेत्रीय दल बाहर होते जा रहे हैं, तो इंडिया बचा भी है क्या? ये जानिए क्या हुआ है कि समाजवादी पार्टी को 17 सीट का ऑफर मिला है। 9 सीट एसपी कभी नहीं जीती है। जिन 17 सीटों का ऑफर उसने दिया है उनमें से 9 सीट कभी नहीं जीती है समाजवादी पार्टी ने। 6 सीटों पर एसपी एक बार जीती है। 2 सीट ऐसे हैं जिसको समाजवादी पार्टी ने कई बार जीता है और इसी को लेकर ऑफर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है, उसको थोड़ा सा और जूम करते हैं और दिखाते हैं उन सीटों की जानकारी आपको। एसपी की कांग्रेस को जो पेशकश है किन सीटों की है? अमेठी, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, फतेहपुर सीकरी और कानपुर। ये सीटें समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है, इसी की पेशकश की गई है। रायबरेली, बागपत, गाजियाबाद और हाथरस, ये सीटें हमने आपको बता दी। ये समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं जीती है, इसको कुछ और डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। अभी जिन सीटों के नाम बताने जा रहा हूं साल के साथ, इसमें है कि एक बार इस पर समाजवादी पार्टी जीती है। कौन कौन सी है? अमरोहा, सहारनपुर, बुलंदशहर, झांसी, सीतापुर और महाराजगंज। अमरोहा को 1996 में जीता था, सहारनपुर को 2004 में, बुलंदशहर को 2009 में, झांसी 2004, सीतापुर को 1994 में और महाराजगंज 1999 में। यहां पर सिर्फ एक सीट माफ कीजिएगा, मतलब एक बार ही जीती थी। कांग्रेस को अभी अखिलेश से उम्मीद है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि हमारा गठबंधन टूटा नहीं है, गठबंधन होकर रहेगा। समय लग रहा है, बातचीत जारी है, यह कहना है जयराम रमेश का। टूटा नहीं है, बातचीत चल रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर एक ऐसी जो बातचीत होते हैं गठबंधन में, अलग अलग पार्टियों के बीच में, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, लेन देन का मामला है। 100% हमें पूरा विश्वास है कि ये गठबंधन सफल तरीके से हम अंतिम रूप दे पाएंगे।
तो जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन टूटा नहीं है, लेकिन आशीष कुमार सिंह, अगर जयराम रमेश की बात भी मान ली जाए तो ये जो देरी है ये घाटा ही पहुंचाएगी 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को। देखिए, इंडिया गठबंधन अब एक तरह से बड़ा सा मजाक सा बनता जा रहा है। एक के बाद एक जिस तरह से बड़े बड़े एलाइज चले गए, नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, ममता बनर्जी चली गई, और अब सवालिया निशान है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को। हालांकि जयराम रमेश अगर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर लास्ट मिनट अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो किए जा रहे हैं, और मैं भी अपने आर्ग्यूमेंट को बेस करूंगा जो मेरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के टॉप सोर्सेज से बात हुई है। दे आर स्टिल ट्राइंग, बातचीत अभी भी चल रही है, कोशिश है कि किसी तरह से समाधान इसका निकल आए। मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जब पहली बार अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी से बात की थी तब उन्होंने सिर्फ 8 सीटें ऑफर की थी विवेक, उसको बढ़ा करके अखिलेश यादव 17 तक आ गए। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैग्नानिमिटी वो दिखा नहीं सकते, और अगर कांग्रेस इससे ज़्यादा सीट मांगने की अपनी जिद पर अड़ी रहेगी तो संभव है, प्रबल संभावना है कि ये अलायंस टूट जाए, ये सीट शेयरिंग बातचीत टूट जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ बातचीत चल रही है, और अगर ऐसा होता है कि समाजवादी पार्टी से अलायंस की ये जो बातचीत है ये टूटती है तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस को और बड़ा करारा झटका लगेगा, और उसके बाद ये अलायंस पूरा अर्स्टवाइल हो जाएगा। मतलब हम इसको याद किया करेंगे। वही वैसा ही दौर चल रहा है। खैर, जो अपडेट आएगी बताएंगे। इस बीच अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बातचीत क्यों बिगड़ गई। वजह क्या है? पहली वजह यह है कि समाजवादी पार्टी ने बिना चर्चा कर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। दूसरी वजह क्या है? 3 सीट। कौन कौन सी? तो मुरादाबाद, बिजनौर, बलिया पर कांग्रेस अड़ी थी। एसपी का इससे इनकार था कि नहीं, हम नहीं देंगे, कांग्रेस कह रही थी नहीं, हमको चाहिए। तीसरी बड़ी वजह क्या है? अखिलेश के प्रस्ताव पर कांग्रेस का कोई जवाब नहीं आया। वो लगातार आए सामने और उन्होंने बयान भी दिया कि हमने उनको प्रस्ताव भेजा है, अभी कोई जवाब नहीं आया। चौथी बड़ी वजह क्या है? कि न्याय यात्रा से अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है, जो अभी भी सबके सामने दिख रही है। तो ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बनी। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जानिए कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बातचीत पर यह बड़ी अपडेट यह है कि डिंपल यादव ने यूपी की सियासत में एक नया मोड़ दे दिया है। सीटों को लेकर कांग्रेस से बातचीत जारी है, ये कहा है डिंपल यादव ने। वरिष्ठ नेताओं से लगातार बातचीत हो रही है, गठबंधन होगा तो बताया जाएगा, ये डिंपल यादव का बयान है। मैडम, सपा और कांग्रेस की टूट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक कोई सेटिंग नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोग को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना। अब लिए चलते हैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, जैसे देरी हो रही है, गठबंधन होगा कि नहीं होगा, तो इससे जो घाटा है वो तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही होने वाला है, और इसका फायदा उठा ले जाएगी बीजेपी। बिल्कुल। और देखिए, 2 बातें हमको समझनी होगी। राजनीति में जो कहा जाता है और जो अंदर खाने होता है विवेक, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार को लेकर के भी यही राय आ रही थी कांग्रेस की कि वो तो हमारे साथ है, वो हमसे अलग नहीं है, लेकिन जब अलग हो गए तो एक मिनट में राय बदल गई। तो ये नेताओं की मजबूरी होती है कि पब्लिक डोमेन में उनको तब तक पॉजिटिव साइड रखना है जब तक कि चीजों का औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कोई भी राजनीति की समझ रखे तो कंटिन्यू देख सकता है कि ऐसे ही होती है चीजें। लेकिन एक कहानी यह है कि मैं एग्जैक्टली वो जो 20 सीटें हैं, वो सीटें हमारे पास हैं, जिन सीटों पर बाकायदा ये बात अटकी है। और इसलिए अटकी है कि देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के सोर्सेज 2012 से लेकर के 22 तक जो चुनाव हुए हैं, 17 का छोड़ के, क्योंकि 17 में 7 मुल्क लड़े, सबका ब्यौरा दिया। और जो अंतर है, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने मत पाए हैं और जो कांग्रेस के पाए, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो समाजवादी पार्टी वो देने को तैयार नहीं थी और कांग्रेस फ्लेक्सिबल नहीं हो रही थी, इसलिए बात टूट गई है। टूटी हुई बात आगे जुड़ती अगर है तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की शर्तें माननी पड़ेंगी। ये बात और मैं आपको ऐड कर रहा हूं यहां पर। जी, बंगाल के संदेशखाली से सियासत गर्म है इस मुद्दे पर। संदेशखाली पहुंचे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, 2 विधायकों के साथ संदेशखाली पहुंचे। कोलकाता हाईकोर्ट से जाने की परमिशन मिली, नाव से संदेशखाली गए शुभेंदु अधिकारी। अब संदेशखाली में क्या चल रहा है, ये पूरा अपडेट बताएंगे मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक उपाध्याय, अभी तक शेरशाहजहां पकड़ा नहीं गया है, लेकिन नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है, तो कम से कम इस बात से यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक शरण हासिल है। इतने दिन की घटना हो गई लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक गायब है। देखिए, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है विवेक। 5 जनवरी से ही शेख शाहजहां फरार है
और ये तब जबकि बाकायदा लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। और आप सोचिए आज हाईकोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि शेख शाहजहां सरेंडर करे, ये बात हाईकोर्ट को कहनी पड़ गई। हाईकोर्ट को यह कहना पड़ गया कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं। अब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं ये बताती हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि ये मामला अब जो है पॉलिटिकल डायमेंशन का एक अलग डायमेंशन को छू रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि राम, वाम और श्याम मेरे खिलाफ एक हो गए। राम यानी बीजेपी, वाम मतलब लेफ्ट पार्टियां, और श्याम यानी कि कांग्रेस। इन तीनों को वो एक साथ लपेट रही हैं और ये तीनों ही पार्टियां की जो वहां की स्थानीय इकाई है वो वहां पर लगातार अटैक कर रही है। ममता बनर्जी उल्टा पलटवार कर रही है। तो कुल मिलाकर के राजनीति की लड़ाई तो है ही है, लेकिन जो हाईकोर्ट की आज की टिप्पणियां हैं वो ये बताती हैं कि जमीनी स्तर पर यह मामला कितना गंभीर है और शाहजहां शेख को किस तरह से एक जो शय हासिल की बात कही जा रही है उसका भी एक चेहरा सामने आ रहा है। ठीक है अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा रद्द हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट्स निरस्त कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को विजेता घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लगी है, जानबूझकर मतपत्र खराब किए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अनिल मसीह ने कोर्ट में झूठ बोला, मसीह ने कोर्ट में गलत बयानी की, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी जुड़ेंगे, अंकित गुप्ता और संदीप चौधरी। सबसे पहले मैं चलता हूं संदीप चौधरी के पास। संदीप, आपने जैसे जैसे तस्वीरें दिखाई थी और जो सबसे पहले आपने दिखाया था, कैमरा साफ दिख रहा था, ये मतपत्र खराब दिख रहे थे, खराब करते हुए दिख रहे थे, ठीक वैसा ही हुआ जब जांच हुई इसकी? तो बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऐतिहासिक फैसला, मैं ऐतिहासिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, दिया है, जिसमें जो नतीजे थे, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे निरस्त कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार था उसे विजयी घोषित किया गया है। तो यानी कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, उसे अंडरलाइन, क्लियरली अंडरलाइन करता हुआ दिखाई दिया है। सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। अनिल मसीह के खिलाफ भी 8 मतपत्र उनको इनवैलिड करार दिया था, वैध करार दिया था। और जैसा आप बता रहे थे, 5 फरवरी को, आज से 15 दिन पहले एबीपी न्यूज ने ही, मैंने वो 7 नंबर कैमरे की फुटेज वो हासिल की थी जिसमें अनिल मसीह की कारगुजारियां बिल्कुल साफ सामने आई थी। और इसी का संज्ञान भी लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने अब नतीजों को निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया, और आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार मेयर होगा। लेकिन शब्द भी यहां पर मैं इस्तेमाल कर दूं, आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के, 7 कांग्रेस के, संख्या थी 20, उनमें से 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद अब बीजेपी के पास चले गए हैं। तो जो चंडीगढ़ मेयर बना है, अभी भी आने वाले दिनों में अल्पमत में आ जाएगी क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, खैर ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, चुनाव के नतीजे रद्द कर दिए गए। अंकित, ये जो चुनाव अधिकारी हैं अनिल मसीह, इन्होंने कोर्ट में झूठ बोला, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी क्या की है? सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को लेकर के जो टिप्पणी की है, इसमें उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित किया है और कोर्ट में झूठ बोला है, और इसी वजह से जो फैसला किया था अनिल मसीह ने, यानी कि चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने, उसको ही पूरी तरीके से निरस्त किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा साफ तौर पर अपने आदेश में लिखवाया है कि किस तरीके से अनिल मसीह ने जो वोट थे, यानी कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो मेयर के प्रत्याशी थे, उनके पक्ष में जो वोट पड़े थे, उसमें से 8 मतों के साथ छेड़छाड़ की, उस पर लाइनें खींची गई और उसकी वजह से वो वोट निरस्त कर दिए गए। और ये निर्वाचन अधिकारी का जो पूरा कंडक्ट था वो सवालों के घेरे में था, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हम आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं, 3 हफ्ते में जवाब देना होगा। मामला हाईकोर्ट में भेजा है और हाईकोर्ट में ये सारे रिकॉर्ड प्रिजर्व किए गए हैं। लेकिन जो संदीप जी ने जो बात कही ना, इस वक्त अगर हम जो है राजनीतिक पहलू से बात करें तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। जी
ठीक है अंकित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब कोर्ट से जुड़ गए हैं निपुण सहगल, मेरे सहयोगी। कोर्ट में और क्या क्या हुआ, क्या टिप्पणियां की गई, वो मुझे बताएंगे। निपुण। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो सभी मतपत्रों को खुद देखा, कल मंगवाए थे रिकॉर्ड और देखा, और एक एक मतपत्र पर नोट किया उन्होंने कि ये सभी वोट कुलदीप कुमार को पड़े हैं। तभी लगभग ये साफ हो गया था कि जजों को क्या लग रहा है। उन्होंने अनिल मसीह से सवाल भी किया कि आप तो कहते थे कि ये खराब मतपत्र हैं जिन पर आपने निशान लगाया, ये सब के सब मतपत्र सही हैं और सब में एक ही उम्मीदवार को वोट मिला है। इसके बाद उन्होंने पूरी जो मतगणना की प्रक्रिया थी उसका वीडियो भी जजों ने देखा, वहां पर भी पाया कि गलत तरीके से निशान लगाए जा रहे हैं। आखिरकार कोर्ट ने आदेश दिया कि न्याय के हित में, जैसा कल कोर्ट ने इंडिकेट किया था कि दोबारा मतगणना करवा सकते हैं, हम दोबारा एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, लेकिन कोर्ट इस प्रक्रिया में नहीं पड़ा। कोर्ट ने सीधे सीधे पुराने परिणाम को निरस्त किया और कुलदीप कुमार को, जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार थे, उनको विजेता घोषित किया, क्योंकि अगर 8 वोट कैंसिल नहीं किए जाते तो उनको 20 वोट मिलते और मनोज कुमार को 16 वोट मिलते। और ये जो आचरण है अनिल मसीह का, उसके लिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया, क्योंकि उन्होंने नियमों के परे जाकर काम किया और कोर्ट में भी गलत बयानी की। ठीक है निपुण, आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं फिर एक बार संदीप के पास लिए चलता हूं। आपने सबसे पहले सीधा सवाल में वो 7वां कैमरा खोला था और दिखाया था जिसमें ये जो चुनाव अधिकारी है अनिल मसीह, वो कैमरे की ओर देख रहा था। तो बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ प्यादे हैं या किसी के इशारे पर हो रहा था? चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन, जो देश की सबसे छोटी और सबसे जवान 12 साल की 14 साल की मात्र पार्टी है, माफ कीजिएगा 12 साल की पार्टी है, वो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली, खुद जो कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में, ये चुनाव की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई। इस लड़ाई के अंदर आज देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत हुई है, मगर खुशी से ज्यादा आज मुझे चिंता है। ये खुशी की बात बहुत है, मगर उससे ज्यादा बड़ी बात चिंता की है, परेशानी की है कि आज इस देश के हालात क्या हो गए हैं। आजादी का क्या मतलब होता है? कोई देश आजाद हो गया 1947 15 अगस्त। तो सौरभ भारद्वाज को हम आपको सुना रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है। लेकिन संदीप, लोकतंत्र की जीत तो है, लेकिन 3 और जो आप बता रहे थे कि बीजेपी में शामिल हो गए, तो ये बड़ा चैलेंज भी है आम आदमी पार्टी के लिए। नहीं, इससे पहले जिस सवाल की ओर आप इशारा कर रहे थे, अनिल मसीह क्या एक छोटा प्यादा है? अभी देखने वाली बात यह है, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है, 3 हफ्ते में जवाब देना है। यहां पर मैं निपुण से जानना चाहूंगा, निपुण, यहां दर्शकों को यह बताना भी जरूरी है कि बनवारी लाल पुरोहित जो पंजाब के राज्यपाल थे और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी, चंडीगढ़ प्रशासन की निगरानी में ये चुनाव हुए। अनिल मसीह को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, 30 जनवरी को ये चुनाव हुए, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाया जा रहा था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया था इस नतीजों पर जब आपत्ति दर्ज की गई। इस दरमियान बनवारी लाल पुरोहित ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया गृह मंत्री अमित शाह को। तो एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, क्या बनवारी लाल पुरोहित की जिम्मेदारी पर भी कोई टीका टिप्पणी या कोई बयान दिया क्या सुप्रीम कोर्ट ने? जिम्मेदारी तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की थी ना। देखिए बिल्कुल संदीप, लेकिन इस पहलू पर कोर्ट नहीं गया है। देखिए कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने नियमों को नोट किया और जो नियम है, जिन नियमों के तहत, जो कानून है जिनके तहत चुनाव होना होता है चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का, वहां पर यह कहा गया है कि जो निर्वाचन अधिकारी यानी पीठासीन अधिकारी होंगे वो कोई निष्पक्ष व्यक्ति होंगे, निष्पक्ष पार्षद होंगे, और निष्पक्षता का पैमाना यह रखा गया है कि जो व्यक्ति खुद चुनाव नहीं लड़ रहा है।
यही पैमाना रखा गया था। अनिल मसीह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो उनको नियुक्त किया गया डिप्टी कमिश्नर की तरफ से चंडीगढ़ के, जो कि चंडीगढ़ नगर निगम के भी डिप्टी कमिश्नर हैं। तो इस नियुक्ति पर कोर्ट ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं, कोई भी टिप्पणी नहीं की है। सिर्फ यही कहा है कि अनिल मसीह को जो जिम्मा दिया गया था उसमें उन्हें निष्पक्ष रहना था, पर वो कतई निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे एक उम्मीदवार को हराने के लिए काम किया और यहाँ तक कि कोर्ट में भी आकर अपने आचरण के बारे में कम से कम उन्हें एक मौका दिया गया था। यहाँ सच बोल सकते थे, पर यहाँ भी उन्होंने झूठ बोला, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। तो कोई टिप्पणी बनवारी लाल पुरोहित पर या किसी और अन्य अधिकारी पर नहीं है, सारी टिप्पणियां अनिल मसीह पर हैं। तो कुल मिला के जो केंद्र है वो केंद्र में अनिल मसीह आ जाते हैं। संदीप की क्या अनिल मसीह सिर्फ प्यादा हैं? बिल्कुल, अब इस बात को भी आगे कितना बढ़ाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात जिसके बारे में शायद अंकित और विस्तार से बता सकें, 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद अब बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। तो नगर निगम में जो संख्या है बीजेपी की वो फिलहाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों को, पार्षदों को जोड़ दें उससे ज्यादा है। तो मेयर तो कुलदीप कुमार बन गए, लेकिन मेयर क्या कामकाज आसानी से चला पाएंगे चंडीगढ़ नगर निगम में? अभी ये भी सवालों के घेरे में है। होगी कि कुलदीप कुमार अगर वो जिम्मेदारी संभालते हैं जाकर के, जैसे वो जिम्मेदारी संभालेंगे, मुमकिन है जो प्रक्रिया होती है, मुमकिन है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए कि आपके पास तो बहुमत ही नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव पर अगर वोटिंग होती है तो अभी का जो समीकरण नजर आ रहा है कि 16 जो है जो पार्षद थे वो जो है बीजेपी के थे, तो 16 + 3 जो कि आम आदमी पार्टी के नए पार्षद जुड़ गए हैं बीजेपी के साथ में, वो आंकड़ा हो जाता है 19 का। और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों पार्षदों का आंकड़ा था वो था 20 का। उसमें से अगर 3 माइनस कर देते हैं हो जाता है 17 का, यानी कि 17 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के और बीजेपी के 19। और बहुमत का आंकड़ा क्या है? बहुमत का आंकड़ा है 19 का। तो बहुमत किसके पास आ जाता है? बीजेपी के पास आ जाता है। तो ये तो हुई आगे की बात, लेकिन निश्चित तौर पर आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसने ये साबित कर दिया है कि अनिल मसीह जो कि निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने अपने काम को, जो एक बड़ा जिम्मेदारी उनको मिली हुई थी, उसको ठीक से नहीं निभाया। और उसके चलते हुआ क्या, पूरा जो चुनाव का नतीजा था वो प्रभावित हुआ। और उसके चलते ये हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त किया। तो आगे भले ही बीजेपी के लिए रहा आसान हो, लेकिन जो विपक्ष है, जो या ये कहा जाए जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो जो सवाल खड़े कर रहा था, एक तरह से वो सही साबित हुए हैं और कटघरे में अनिल मसीह खड़े हुए हैं। और अब वो जो बड़ी लगातार बात हो रही है ना, बड़ी मछली कौन, अब सवाल वहां तक जरूर पहुंचेंगे। जी, तब इसमें आगे सवाल यह बनता है कि अब आगे क्या होगा संदीप इसमें? अभी तो देखिए मेयर के चुनाव, अब एक ये छोटा चुनाव है। कल मैंने ये कार्यक्रम भी किया था विवेक जी, कि एक छोटा सा चुनाव, मेयर का चुनाव, मतलब वो सुर्खियों में आता भी नहीं है। अखबार के पन्नों में भी 7वें 8वें पन्ने पर कहीं खोज कर निकाली जाती है खबर कि फलानी जगह का कोई मेयर बन गया। लेकिन मेयर पर संग्राम अखिल भारतीय घमासान में ये तब्दील हुआ है। क्या ये कुछ नई ऊर्जा देगा? कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन क्या अब होता दिखेगा? दिल्ली में, पंजाब में तो वो अलग लड़ रहे हैं। सहयोगी असीम बस्सी वहां के विजयी मेयर से बातचीत कर रहे हैं, जरा उनके पास ले चलते हैं। तो हमें सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा और मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि हमारी माननीय उच्च न्यायालय से हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। और हमारी जो पार्टी है उसके माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, मान साहब, हमारे भगवंत मान साहब, और हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, अहलूवालिया जी हो गए, और जितने भी सीनियर लीडर साहिबान हैं, सभी हमारे प्रेम गर्ग जी हो गए, छाबड़ा जी हो गए, और सभी जितने भी लीडर साहिबान हैं, उन सब ने हमारा जो सहयोग दिया। और मेरे साथ जो साथी पार्षद हैं उन्होंने भी बहुत तन मन धन से मेरा हमेशा साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हिस्टोरिकल फैसला दिया। लग रहा था रिकाउंटिंग ऑर्डर हो जाएगी, लेकिन सीधा इन्होंने बोल दिया कि जो 8 बैलेट रद्द हुए थे वो वोट आपके हक में थे। सीधे आपको उन्होंने जो विजेता कैंडिडेट घोषित कर दिया। इसको किस तरह देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले? मैं पहले भी कह रहा था, सच को परेशान किया जा सकता है, दबाया और कुचला नहीं जा सकता। वो आज सुप्रीम कोर्ट माननीय अदालत ने बताया है कि देखिए कैसे इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन आज भी भारतवर्ष के अंदर अपनी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आज ऐतिहासिक जो फैसला दिया गया, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जो फैसला दिया उसका बहुत सम्मान करता हूं। अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनके कॉन्डक्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा जो है ऑब्जेक्शन की और उनको नोटिस भी जारी किया है। इसको किस तरह देखते हैं? उन्होंने बोला कि उन्होंने इंटेंशनली जो मार्क्स लगाए थे।
नेचुरली बात है ना, जैसे उन्होंने अपने आप जिस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर का एक न्यायाधीश का काम होता है, उन्हें निष्पक्ष चुनाव ना कराने के बल्कि एक बीजेपी का एजेंट बन के काम किया और बीजेपी की पार्टी से थे वो, तो ये बहुत सरासर गलत की। उन्हें लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने फटकार भी लगाया, नोटिस भी किया। और इस जैसे शख्स को सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर आगे से भी कोई बने ना तो कम से कम उसे अदालत का डर होना चाहिए कि हमें किसी का निष्पक्ष चुनाव कराना है, गलत नहीं करना है। तो ये हम आपको सुना रहे थे कुलदीप कुमार को। ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने विजेता घोषित कर दिया है। निश्चित तौर पे इससे आम आदमी पार्टी का उत्साह थोड़ा सा बढ़ गया है।